नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और फैक्ट्रियों की दुनिया में पर्दे के पीछे काम करती है। हम्म। सोचिए, किसी विशाल साइट जैसे मान लीजिए एबीएम प्रोजेक्ट या कोई केमिकल प्लांट, वहां कोई टीम 100 फुट की ऊंचाई पे काम कर रही है, कहीं और कोई वेल्डिंग कर रहा है। और कोई तीसरी टीम एक तंग से टैंक के अंदर मरम्मत में जुटी है। बिल्कुल, ये सब बेहद जोखिम भरे काम है। तो सवाल ये है कि ये सब मतलब बिना किसी बड़ी दुर्घटना के कैसे हो जाता है? देखिए, ये किस्मत की बात तो बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली में है, जिसे परमिट टू वर्क या पीटीडब्ल्यू कहते हैं। परमिट टू वर्क? हाँ, सुनने में ये शायद किसी सरकारी फॉर्म जैसा लगे, लेकिन असल में ये उन खतरों को काबू में रखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जो हर रोज सामने आते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सेफ्टी ट्रेनिंग एंड वर्क परमिट सिस्टम प्रोटोकॉल से जुड़े दस्तावेज हैं। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये सिस्टम असल में सुरक्षा की गारंटी है या फिर काम में देरी करने वाली एक और कागजी कार्रवाई। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए इस सिस्टम की परतें खोलते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस प्रणाली को ठीक से लागू किया जाता है तो ये जानें बचाती है, लेकिन जब इसे सिर्फ एक औपचारिकता मान लिया जाता है तो ये एक झूठी सुरक्षा का एहसास देती है, जो शायद और भी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। ये एक फॉर्मल लिखित प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी खतरनाक काम शुरू करने से पहले उससे जुड़े जोखिमों को पहचान लिया गया है और उन्हें कंट्रोल करने के उपाय भी कर लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मूल ढांचे से शुरू करते हैं। जब हम वर्क परमिट सिस्टम की बात करते हैं तो इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जिनके बिना ये सिस्टम अधूरा है? देखिए, इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है प्राधिकरण, या आसान भाषा में कहें तो ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी खतरनाक काम शुरू करने के लिए एक जिम्मेदार और योग्य अधिकारी, जैसे कोई साइट सुपरवाइजर, उससे लिखित में मंजूरी लेनी होगी। जुबानी तौर पर हाँ कर लो कहने से काम नहीं चलेगा। यहीं पर मुझे एक बात दिलचस्प लगी। लिखित में मंजूरी लेना सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं है, ये उस अधिकारी को उसको जवाबदेही भी बनाता है। बिल्कुल। अगर वो साइन कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने सुरक्षा के सारे पहलुओं पर विचार कर लिया है। ये नहीं कह सकते कि मेरे बॉस ने कहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये जवाबदेही तय करता है। फिर दूसरा स्तंभ है खतरों का आकलन, हैजर्ड असेसमेंट। हम्म। काम की इजाजत देने से पहले उस काम से जुड़े हर छोटे बड़े खतरे की पहचान की जाती है। सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि ये भी तय किया जाता है कि उन खतरों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे, और अगर कुछ गलत हो जाए तो इमरजेंसी प्लान क्या होगा। एक मिनट, तो क्या हर काम के लिए एक ही तरह का परमिट होता है? मतलब वेल्डिंग करने वाले और खुदाई करने वाले को एक ही फॉर्म भरना होता है? ये तो बहुत बहुत ज्यादा सामान्य नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर तीसरा स्तंभ काम आता है, परमिट के प्रकार, टाइप्स ऑफ परमिट्स। अच्छा। सिस्टम की खूबसूरती इसी में है कि ये हर काम के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर कहीं वेल्डिंग या कटिंग जैसा काम है जहां चिंगारी निकलने का डर है, तो उसके लिए खास हॉट वर्क परमिट होगा। हॉट वर्क परमिट? जी, इस परमिट में आग बुझाने के यंत्र और फायर वॉच, यानी आग पर नजर रखने वाले व्यक्ति की मौजूदगी जैसी शर्तें होंगी। और अगर किसी को किसी टैंक या पाइपलाइन जैसी तंग जगह में जाना हो, जहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या कोई जहरीली गैस हो सकती है, उसके लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट की जरूरत होगी। ओह। इसमें उस जगह की हवा की लगातार जांच, बचाव टीम की तैयारी और बाहर एक अटेंडेंट की मौजूदगी जैसी बातें शामिल होंगी। इसी तरह ऊंचाई पर काम के लिए हाइट वर्क परमिट, बिजली के काम के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, हर काम के लिए अलग। समझ गई। हर परमिट अपने काम से जुड़े खास खतरों पर ध्यान देता है। बिल्कुल। ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे आज वेल्डिंग के लिए परमिट मिल गया, लेकिन काम 2 दिन का है, तो क्या वही परमिट कल भी चलेगा? इससे तो काम आसान हो जाएगा। नहीं, और यहीं पर चौथा स्तंभ, वैधता या वैलिडिटी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। कोई भी परमिट हमेशा के लिए नहीं होता। ये आमतौर पर सिर्फ एक शिफ्ट या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए ही वैध होता है। अगर काम अगले दिन भी जारी रखना है तो नया परमिट लेना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? ये तो थोड़ी ज्यादा मेहनत वाला काम लगता है। आप सोचिए, रात भर में मौसम बदल सकता है ना? उस जगह के पास कोई और टीम काम शुरू कर सकती है, या कोई नया केमिकल लाया जा सकता है। सही बात है।
तो हर दिन नया परमिट लेने का मतलब है कि हर दिन काम शुरू करने से पहले सुरक्षा की स्थितियों का फिर से जायजा लिया जाए। ये सुनिश्चित करता है कि हम पुरानी जानकारी पर भरोसा नहीं कर रहे। और 5वां स्तंभ? और आखिरी स्तंभ है समापन, यानी क्लोजर। अच्छा, तो काम खत्म होने के बाद भी कुछ करना होता है? मुझे लगा कि टीम बस अपना सामान उठाकर चली जाती होगी। हमारे स्रोतों के मुताबिक यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा चूक होती है। टीमें काम खत्म करके जल्दी में होती हैं। सही है। लेकिन इस सिस्टम का 5वां स्तंभ कहता है कि काम पूरा होने के बाद साइट का फिर से निरीक्षण करना जरूरी है। ये देखना कि कोई औजार तो नहीं छूट गया, कोई तार खुला तो नहीं है। सब कुछ सुरक्षित पाए जाने के बाद ही परमिट पर साइन करके उसे बंद किया जाता है। ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है। सुनने में ये एक मजबूत प्रणाली लगती है, लेकिन जमीन पर ये असल में कैसे काम करती है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ठेकेदार हूँ और मुझे एक प्लांट के अंदर वेल्डिंग करनी है, तो मुझे परमिट कैसे मिलेगा? बिल्कुल, इसे एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जरिए समझते हैं। सबसे पहला कदम होगा अनुरोध, इनिशिएशन एंड रिक्वेस्ट। ठीक है। आप यानी ठेकेदार एक अनुरोध फॉर्म भरेंगी। उसमें काम की पूरी जानकारी होगी, क्या काम है, कहाँ है, कब तक चलेगा, कौन से उपकरण इस्तेमाल होंगे। और जो बात मुझे सबसे हैरान करने वाली लगी वो ये थी कि इसी फॉर्म के साथ मुझे एक शुरुआती जोखिम मूल्यांकन, जिसे जॉब हैजर्ड एनालिसिस या JHA कहते हैं, वो भी देना होगा। हाँ। मतलब काम मांगने वाले को ही पहले खतरों के बारे में सोचना होगा। ये जिम्मेदारी को बांटने का एक तरीका है। इससे यह पता चलता है कि जो टीम काम करने आ रही है उसे अपने काम के खतरों की समझ है भी या नहीं। यह पहला फिल्टर है। आपके अनुरोध के बाद दूसरा कदम है साइट का मूल्यांकन, साइट इवैल्यूएशन। हाँ। अब प्लांट का एक सुरक्षा अधिकारी खुद उस जगह पर आएगा जहां आपको वेल्डिंग करनी है। और वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, वहां हवा का आना जाना ठीक है या नहीं, और क्या वहां कोई और खतरा मौजूद है। इसी जांच के आधार पर वो जरूरी सुरक्षा उपाय तय करेगा, जैसे आपको कौन से PPE पहनने होंगे, या PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हाँ, या क्या आसपास की बिजली बंद करने के लिए लॉकआउट टैगआउट की जरूरत है, ये सब। ठीक है, मूल्यांकन हो गया। अब क्या होगा? क्या मुझे तुरंत परमिट मिल जाएगा? जरूरी नहीं। यहां आता है तीसरा और सबसे अहम कदम, मंजूरी और जारी करना, अप्रूवल एंड इश्यूएंस। अगर सुरक्षा अधिकारी को लगता है कि जोखिम बहुत ज्यादा है और आपके बताए गए उपाय नाकाफी हैं, तो वो आपके परमिट को उसे अस्वीकार कर सकता है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? जब प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर हो तो क्या कोई अधिकारी सच में ना कहने की हिम्मत करता है? यही एक अच्छी और एक कमजोर सुरक्षा संस्कृति के बीच का फर्क है। एक मजबूत सिस्टम में सुरक्षा अधिकारी को बिना किसी दबाव के ना कहने का अधिकार होता है। और अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो परमिट जारी किया जाता है, जिस पर सभी जरूरी शर्तें और इमरजेंसी फोन नंबर लिखे होते हैं। परमिट मिल गया, अब काम शुरू। तो चौथा कदम काम करने से जुड़ा होगा? हाँ, चौथा कदम है काम का निष्पादन, एग्जीक्यूशन। लेकिन काम शुरू करने से ठीक पहले आपकी पूरी टीम को परमिट की शर्तों के बारे में बताया जाएगा, जिसे टूल बॉक्स टॉक कहते हैं। टूल बॉक्स टॉक? जी। और सबसे जरूरी बात, अगर काम के बीच में हालात बदलते हैं, मान लीजिए तेज हवा चलने लगती है या पास में कोई केमिकल लीक हो जाता है, तो काम तुरंत रोक दिया जाएगा और परमिट रद्द हो जाएगा। मतलब ये कोई पत्थर ठेकीर नहीं है, हालात के हिसाब से बदलता रहता है। और जब काम खत्म हो गया, तब आता है पांचवा और आखिरी कदम, जिसकी हमने पहले बात की थी, समापन और क्लोजर। आपकी टीम उस जगह को साफ करेगी, सुरक्षा अधिकारी फिर से जांच करेगा और सब ठीक होने पर परमिट पर साइन ऑफ करके उसे रिकॉर्ड के लिए फाइल कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सिर्फ एक फॉर्म भरने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुरक्षा को हर कदम पर सोचने का एक तरीका है। लेकिन कोई भी सिस्टम तभी तक अच्छा है जब तक उसे चलाने वाले लोग प्रशिक्षित हों। इस पूरे ढांचे में ट्रेनिंग की क्या भूमिका है? आप कह सकती हैं कि ट्रेनिंग इस प्रणाली की आत्मा है। इसके बिना ये सिस्टम सिर्फ कागजों का ढेर है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि ट्रेनिंग को कई स्तरों पर इस प्रणाली में शामिल किया जाता है। ये कोई एक बार की चीज नहीं है। जैसे कि? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण से, जिसे इंडक्शन ट्रेनिंग जाते हैं। ओके। जब भी कोई नया कर्मचारी या ठेकेदार साइट पर आता है तो उसे पहले दिन ही परमिट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।
एबीएम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर वीडियो और इंटरैक्टिव मॉड्यूल के जरिए ये समझाया जाता है। तो ये सिर्फ पुराने और अनुभवी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर नए व्यक्ति को पहले दिन से ही इसके बारे में पता होता है। बिल्कुल। लेकिन क्या एक बार का प्रशिक्षण काफी है? लोग भूल भी तो सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए दूसरा स्तर है नियमित प्रशिक्षण, मतलब ऑनगोइंग ट्रेनिंग। समय के साथ प्रक्रियाओं में बदलाव होते हैं, कोई नई तकनीक आती है या किसी घटना से कोई नया सबक मिलता है। सही कहा। इन अपडेट्स के बारे में सभी को जानकारी देने के लिए समय समय पर, जैसे कि महीने में एक बार, रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं। और कुछ काम तो दूसरों से ज्यादा जोखिम भरे होते हैं, जैसे हमने तंग जगहों में काम करने की बात की थी। बिल्कुल। क्या उनके लिए कोई खास ट्रेनिंग होती है? हाँ, उसे विशेषज्ञ प्रशिक्षण या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कहते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शामिल है। अच्छा। उदाहरण के लिए हॉट वर्क परमिट के तहत फायर वॉच की भूमिका बहुत अहम है। उस व्यक्ति को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आग लगने के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें, सही आग बुझाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कैसे करें। हमारे स्रोतों में ठेकेदारों की भागीदारी पर भी काफी जोर दिया गया है। ये क्यों इतना जरूरी है, जबकि वे तो कंपनी के स्थायी कर्मचारी भी नहीं होते? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़ी साइट्स पर अक्सर बहुत सारे काम ठेकेदारों के जरिए ही होते हैं। अगर वे सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो पूरी व्यवस्था में एक बड़ी कमजोरी रह जाएगी। सही बात है। इसलिए ये अनिवार्य है कि ठेकेदारों को भी सुरक्षा बैठकों और परमिट समीक्षाओं में शामिल किया जाए। सुरक्षा की जिम्मेदारी साइट पर मौजूद हर एक व्यक्ति की है। ये एक साझा जिम्मेदारी है। और इन सभी प्रशिक्षणों का लिखित रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों, जैसे उत्तर प्रदेश में, इन प्रणालियों को स्थानीय श्रम कानूनों और भारतीय मानकों यानी आईएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ढालना भी जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि वर्क परमिट सिस्टम ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह सुरक्षा को काम के हर पहलू में पिरोने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसमें मूल्यांकन, प्राधिकरण, निगरानी और प्रशिक्षण सब कुछ एक साथ काम करता है। तो इन सब का बड़ा मतलब क्या निकलता है? जिसका बड़ा मतलब ये है कि जटिल और जोखिम भरे माहौल में, जहां हर पल कुछ भी गलत हो सकता है, ऐसी संरचित प्रणालियां ही तबाही को रोकती हैं। ये सुरक्षा जैसे बड़े विचार को रोजमर्रा के छोटे छोटे ठोस कामों में बदल देती हैं। यह प्रणाली हर किसी को काम शुरू करने से ठीक पहले एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये काम करने के लिए वाकई सुरक्षित है? क्या हमने हर चीज पर ध्यान दिया है? और जाते जाते एक विचार, हमारे स्रोतों में ये बात बार बार आई कि जरूरत पड़ने पर परमिट को अस्वीकार किया जा सकता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी कंपनी में सुरक्षा की संस्कृति में असली बदलाव तब आता है जब काम रोकना एक नाकामी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार फैसला माना जाता है। किसी प्रोजेक्ट में ना कहने की ये शक्ति सुरक्षा को सिर्फ एक नियम किताब से निकालकर कंपनी की असल प्राथमिकता बनाने के बारे में क्या बताती है?